नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं साइंस का, ठीक है, विज्ञान का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 27 मार्च, ठीक है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, किसी पदार्थ एक्स के, ठीक है, विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। ठीक है, पदार्थ एक्स का नाम बताइए और इसका सूत्र लिखिए। और सेकंड पूछा है ऊपर एक में, ठीक है, लिखे पदार्थ एक्स का जल के साथ अभिक्रिया भी लिखिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले इसका क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर देखिए, पदार्थ एक्स का नाम क्या है, बिना बूझा हुआ चूना है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, और सेकंड पूछा था पदार्थ एक्स का कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होगा, कि ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये आपका H2 है। ठीक है, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बूझा हुआ चूना बनाता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इसके आंसर को अच्छा से पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, जब लोहे की कील को, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, जब लोहे की कील को, ठीक है, नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का नीला रंग, ठीक है, हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फेरस होता है ना, फेरस, ठीक है, लोहा, ठीक है, कॉपर से अधिक क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। ठीक है, अभिक्रिया को समझिएगा। ठीक है, ये आपका है कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये आपका लोहा है। लोहा क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। तो यहाँ से जो कॉपर है उसको क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा। ठीक है, तो यही वजह होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इस आंसर को अच्छा से देख लेंगे। ठीक है, अब आगे समझिएगा, श्वसन को, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जल बनाता है। और सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अभिक्रिया इस प्रकार से हो सकती है, आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया, ये आपका हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एनर्जी बन रहा है। ठीक है, और जहाँ भी आपका एनर्जी बनता है, ठीक है, एनर्जी निकलता है, वही क्या होता है, आपका ऊष्माक्षेपी होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इस आंसर को अच्छा से रीड करेंगे। ठीक है, छोड़िएगा मत। ठीक है, आगे देखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें अविलेय, ठीक है, अघुलनशील लवण बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है मोस्ट इंपोर्टेंट है, सोडियम सल्फेट को रिएक्शन कराएंगे बेरियम क्लोराइड से तो क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बेरियम सल्फेट, ये क्या हो गया, आपका अवक्षेप हो गया। ठीक है, ये आपका प्रिसिपिटेट हो गया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको अच्छा से रीड करेंगे। ठीक है, छोड़िएगा मत। आगे देखिए, धातु के साथ, ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, एक उदाहरण द्वारा समझाएं, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। ठीक है, इसका आंसर देखिए, धातु के साथ, ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण, ठीक है, जलती हुई माचिस की तिल्ली, ठीक है, प्रनली के मुख के पास ले जाने पर फट फट की आवाज़, ठीक है, पॉप साउंड के साथ जलने लगती है। यही इसका पहचान होता है कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको अच्छा से रीड करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक, ठीक, गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है, शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदल पाती क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन अलग नहीं हो पाता। ठीक है, अर्थात सिर्फ जलीय माध्यम में ही हाइड्रोजन आयन बनता है। ठीक है, और बाकी में नहीं बनता, इसलिए ये इसको चेंज नहीं कर पाता। ठीक है, आगे देखिएगा, उस पदार्थ का नाम बताया, ठीक है, जो क्लोरीन से क्रिया करके विभेदक चूर्ण बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विभेदक चूर्ण बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ठीक है, ये आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका हो गया क्लोरीन गैस। ठीक है, ये बना रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2O। ठीक है, यही आपका हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आगे देखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक दोस्तों। ठीक है, अच्छा से रीड कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर देखिए,
जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को विलयन को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर सोडियम, ठीक है, कार्बोनेट जल एवं CO2 गैस का निर्माण करती है। अभिक्रिया आपको इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आपका है सोडियम बाइक कार्बोनेट, ठीक है। इसको आप गर्म करोगे तो ये टूटेगा, सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और H2O बनाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, कि जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, और इसको रिएक्शन कराएंगे इसके साथ में, जल के साथ में, ठीक है। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा जिप्सम में चेंज कर जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मिश्र धातु क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज एलॉय। इसका आंसर देखिए, दो या दो से अधिक, ठीक है, धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहा जाता है, ठीक है। जैसे कांसा हो गया, ठीक है, कॉपर और टिन से बनता है। इस्पात हो गया, ये बनता है कार्बन से और फेरस से, ठीक है, लोहा से। इंग्लिश मीडियम वाले इसको रीड करेंगे, ठीक है, अच्छा से। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। दो आपको एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला, ठीक है, इसको आंसर को अच्छा से रीड करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, समजातीय श्रेणी क्या है, ठीक है, उदाहरण के साथ समझाएं। इसका आंसर देखिए, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में समानता हो तथा किन्हीं दो लगातार यौगिकों के बीच में CH2 का, ठीक है, इकाई का अंतर होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग समजातीय श्रेणी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं CH4, ठीक है, मेथेन लिखते हैं, तो जब आगे हम लिखेंगे, ठीक है, एथेन जब लिखेंगे तो इसमें CH2 हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर C है ना, तो ये C2 बन जाएगा, यहाँ पर CH4 है ना, तो ये बन जाएगा CH6, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, CH2 का हमेशा एडिशन होगा, ठीक है, यानी कि हमेशा योग होगा। तो आगे जब लिखेंगे हम प्रोपेन, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, C3 लिखेंगे और H8 लिखेंगे, ठीक है। मतलब सब में क्या होगा, CH2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो उसे ही कहा जाता है समजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, हाइड्रोजनीकरण क्या है, ठीक है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पेडलियम, ठीक है, और निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है जिन्हें हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, ठीक है। औद्योगिक अनुप्रयोग हम देखेंगे तो असंतृप्त वसा यानी कि वनस्पति तेल को, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी में संतृप्त वसा में बनाया जाता है, ठीक है। अर्थात इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब हम चेंज करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तब उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। सिंपल से एकदम आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। आप ये भी कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो कि डबल बॉन्ड, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला को जब हम सिंगल बॉन्ड में चेंज करते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक की सहायता से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, ठीक है। इसमें ऐड होगा हाइड्रोजन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको अच्छा से रीड करेंगे, छोड़िएगा मत, ठीक है। आगे समझिएगा, हमारे शरीर में, ठीक है, वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, वसा का जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है, ठीक है, और छोटी आंत में वसा जो होती है बड़ी गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन लीवर द्वारा स्रावित पित्त लवण उसे छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और यह प्रोसेस कहलाती है एम्लिस्कृत क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग, ठीक है, शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, अनुमस्तिष्क सेरेबेलम जो होता है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह मस्तिष्क के भाग पश्चिम मस्तिष्क में होता है, ठीक है, पीछे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमेह के, ठीक है, कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, ठीक है। इसका आंसर समझिएगा, मधुमेह रोग, ठीक है, जो आपका डायबिटीज होता है, अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन की कमी कारण होता है, ठीक है। यह हार्मोन, ठीक है, ब्लड में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। अतः डॉक्टर रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की सलाह देता है ताकि रुधिर में शर्करा का स्तर को कम किया जा सके, ठीक है, जो शुगर होता है उसको कम किया जा सके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में इसका क्या महत्व है, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, डीएनए के अणुओं में, ठीक है, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है, ठीक है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी अभिलक्षण हस्तांतरित होते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है, ठीक है। साथ ही डीएनए प्रतिकृति में विभिन्नताएं पाई जाती है जो लंबे समय तक किसी स्पेसीज के उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है, इस आंसर को अच्छा से रीड करेंगे, पॉइंट वाइज मैं दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीजाणु जनन द्वारा, ठीक है, जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है, ठीक है, किस प्रकार उसको फायदा होता है। इसका आंसर देखिए, ठीक है, बीजाणु के चारों ओर, ठीक है, एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थिति में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगता है। ये हल्के तथा गोले होते हैं जिसके कारण आसानी से वातावरण में फैल जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, याद रखिएगा ब्रेड मोल्ड में होता है, ठीक है। इस प्रकार स्टॉप में इस प्रकार से होता है और यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारा स्पोर्ट्स पाया जाता है, ठीक है। जैसे ही इसका फेवरेबल कंडीशन आता है ये फट जाता है और यहाँ से इसका जनन होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के निम्न कारण हो सकते हैं, ठीक है। पहला दीजिएगा, अनचाहे गर्भधारण की संभावना को रोकना, ठीक है। सेकेंड लिखिएगा, लैंगिक संचरण द्वारा, ठीक है, HIV एड्स, गनेरिया, सिफिलिस, मस्सा, ठीक है, आदि रोगों से बचाव हो सकता है और बच्चों के बीच उपयुक्त अंतर के लिए, ठीक है। अब आगे समझिएगा, ठीक है, मानव में बच्चे का लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, इसको समझिएगा, ठीक है। देखो अब इसका आंसर समझिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेल होता है और फीमेल, ठीक है। इसमें कितना क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र 46 होता है, ठीक है। और इसमें भी कितना होता है, 46 होता है, ठीक है। तो 46 में से 44, ठीक है, प्लस X और Y होता है मेल में, ठीक है। और फीमेल में होता है 44 प्लस X और X होता है, ठीक है। ये दोनों सेम सेम होता है, ठीक है, फीमेल में, लेकिन मेल में क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब आगे समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर जो हम लिखे थे 44 XY, ठीक है, और यहाँ था मेरे पास 44 और X और X, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग 44 को ऑटोजोम बोलते हैं और ये जो आपका होता है XY, ठीक है, ये आपका सेक्स क्रोमोजोम होता है। यही पार्टिसिपेट करता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, ठीक है, लिंग का निर्धारण में इसी का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हो गया इसका ऑटोजोम, ये आपका हो गया सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है। तो यहाँ से जब पार्टिसिपेट करेगा तो अब यहाँ आगे समझिएगा, ठीक है। अब आगे समझिएगा, ठीक है, इसका जो गैमेट बनेगा मेल का, ठीक है, और फीमेल का, तो ये हो गया आपका XY था ना, ठीक है। तो ये अलग से आपका X आएगा, अलग हो जाएगा, ये Y भी अलग हो जाएगा, ठीक है। इसका XX था तो इसका X अलग हो जाएगा और X अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आगे समझिएगा, ठीक है, जब निषेचन होता है, ठीक है, जब होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो ये X और X अगर मिल गया, ठीक है, X और X मिल गया, ठीक है, तो समझो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फीमेल बेबी आएगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं Y और X मिल गया, ठीक है, तो इससे आपका बॉय बनेगा, ठीक है, गर्ल्स नहीं आएगा, बॉय आएगा, ठीक है। XY में क्या होगा, आपका बॉय आएगा, ठीक है, बेबी बॉय होगा। और यहाँ पर जो XX होगा बेबी गर्ल होगा, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 50% चांस किसका है, बॉय आने का, ठीक है, XY, और 50% चांस किसका है, गर्ल होने का है, ठीक है। अब आगे समझिए, ठीक है, बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टि से इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि यदि बाघ विलुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसके स्पेसीज का जीन भी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। अतः बाघों के स्पेसीज को पुनः वापस लाना असंभव हो जाएगा, ठीक है। हमारी अगली पीढ़ी बाघ को देख नहीं पाएगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग बाघ को क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, इसको बचा रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका हम दो स्पीसीज़ों के विकासीय संबंध का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है, के लिए करते हैं। इसका आंसर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, समजात अंगों की उपस्थिति में हमें दो स्पीसीज के सदस्यों में विकासीय संबंध स्थापित करने में सहायता मिलती है, ठीक है। उदाहरण के लिए पक्षियों, सरीसृप एवं जल स्थलचर, ठीक है, एम्फीबियन की तरह स्तनधारियों के 4 पैर, ठीक है, होते हैं। सभी पैरों की आधारभूत संरचना एक समान होती है परंतु कार्यों में भिन्नता होती है। ऐसे अंग को क्या बोलते हैं, हम समजात अंग कहते हैं, ठीक है। ये अभिलक्षण ये बताता है कि वे समान जनक से वंशानुगत हुए हैं, उसका उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीवाश्म क्या है,
वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, ठीक है, क्या सूचित करते हैं। इसका आंसर समझिएगा, कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग, ठीक है, भूमि के नीचे, ठीक है, कठोर सतहों के बीच में दब जाती है, जिसके कारण उसका अपघटन नहीं हो पाता है, ठीक है, और वे प्रिजर्व रूप में मिलती है, जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। जीवाश्म जैव विकास के लिए एक प्रमाण प्रदान करता है जो इसे समझने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए आर्कियोप्टेरिस, ठीक है, एक पक्षी जीवाश्म जो पक्षी की तरह दिखती हैं, परंतु इसके अनेक लक्षण हैं जो सरीसृप में पाए जाते हैं, सांप में होता है, ठीक है। इस तरह यह पक्षी और सरीसृप यानी सांप के बीच एक जैव विकास संबंध की कड़ी स्थापित करता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इस आंसर को भी अच्छा से रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समजात अंग एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाए, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिएगा, समजात अंग, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन, विभिन्न जीवों में ऐसे अंग जिनकी समान आधारभूत संरचना होती है परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मेंढक, पक्षी, मनुष्य के अग्रपाट, ठीक है, इसका आगे का जो पाँव होता है, अस्थियों की समान आधारभूत रचना होती है परंतु इनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आगे देखिएगा समरूप, ठीक है, एनालोगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो एक समान कार्य संपन्न करते हैं लेकिन स्ट्रक्चर इसका अलग अलग होता है, ठीक है, जिससे हम लोग समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए कीट के पंख और पक्षी के पंख, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज़ इसको आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक लैंग्वेज समझा पा रहा हूँ, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। आगे देखिएगा सूर्योदय, ठीक है, सनराइज के समय, ठीक है, सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, लाल क्यों दिखता है, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, सूर्योदय के समय, ठीक है, सूर्य क्षितिज के पास होता है जहां से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है। नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है और सिर्फ अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश जैसे कि लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है। यही वजह होता है कि सुबह सुबह क्या होता है, जो आकाश होता है लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा विद्युत मोटर में, ठीक है, विभक्त वलय की क्या भूमिका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर समझिएगा, ठीक है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, ठीक है। यह एक ऐसी युक्ति होता है, ऐसा डिवाइस होता है जो धारा के प्रवाह की दिशा को रिवर्स करता है, ठीक है, उल्टा करता है, ठीक है, उत्क्रमित कर देता है। यद्यपि बैटरी में आने वाला धारा, ठीक है, की दिशा अपरिवर्तित रहती है, अनचेंज रहती है, लेकिन विभक्त वलय के कारण प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद, ठीक है, जब आधा घूमता है ना उसके बाद, ठीक है, विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर क्रम दोहराता रहता है, जिसके कारण कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होते रहता है। परंतु यदि विद्युत मोटर में विभक्त वलय ना लगे तो मोटर आधा चक्कर घूमकर रुक जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह होता है जो प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक कार्य करे, ठीक है। आगे समझिएगा, जो आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है, भंडारण परिवहन में आसानी हो, वह सस्ता हो, जलने पर प्रदूषण न फैलाए, ठीक है, उसे हम बोलेंगे उत्तम ईंधन, ठीक है। इसका आंसर प्लीज़ देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। आगे देखिएगा, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, ठीक है। उत्तम ईंधन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, दहन के बाद प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा मुक्त हो, ठीक है, यह आसानी से सस्ती दर पर उपलब्ध हो, जलने पर अत्यधिक धुआं उत्पन्न ना करे, ठीक है, इसका ज्वलन ताप उपयुक्त हो तथा ऊष्मीय मान भी उच्च होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या गुण होते हैं, ठीक है। एक आदर्श स्रोत के निम्नलिखित गुण होना चाहिए, ठीक है। उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता हो, ठीक है, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करना सस्ता हो, ठीक है, बहुत ही इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड आगे लिखिएगा, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का भंडारण परिवहन आसानी से किया जा सके, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका उच्च ऊष्मीयमान तथा उपयुक्त ज्वलन ताप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की दक्षता उच्च होनी चाहिए, इससे पर्यावरण को क्षति नहीं होना चाहिए, ठीक है। दहन के बाद प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा मुक्त होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पोषीय स्तर क्या है, ठीक है। एक आहार श्रृंखला द्वारा उदाहरण दीजिए, इसमें विभिन्न पोषीय स्तर बताइए, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, पोषीय स्तर की किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों या चरणों को पोषीय स्तर कहते हैं, जिसमें प्रत्येक चरणों पर भोजन का स्थानांतरण होता है, ठीक है।
जैसे आप देखो ग्रास कौन खाएगा, इंसेक्ट, इंसेक्ट कौन खाएगा, फ्रॉग, फ्रॉग कौन खाएगा, बर्ड्स, ठीक है। इसका आंसर भी देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पारितंत्र में, ठीक है, अपमार्जक डिकम्पोजर्स की क्या भूमिका होती है, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, ठीक है। जीवाणु और कवक, ठीक है, जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज करते हैं, बदल देते हैं, ठीक है, ताकि पौधों द्वारा पुनः उसका उपयोग में लाया जा सके। मृत पौधे और जंतुओं के शरीर की विभिन्न स्थिति विभिन्न तत्वों को मिट्टी, जल तथा वायु में पुनः वापस लाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है, तथा प्रकृति में संतुलन बना रहता है। जैसे मृत जीव को अमोनिया में बदलना, ठीक है। अपमार्जक पर्यावरण को हमेशा साफ रखने में सहायता करता है, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, एकदम पॉइंट वाइज दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन क्या है, यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर समझिएगा। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन के एक अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। ओ 3 जुड़ेगा, ठीक है, एटम, और एक मॉलिक्यूल बनाता है किसका, ओजोन का, ठीक है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे विकिरण कारण ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है, ठीक है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी किरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं, जैसा कि समीकरण में दिखाया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, जैव आवर्धन, ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, फसलों की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, पीड़कनाशक, ठीक है, या रसायन DDT, ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे अजैव अनिम्नीकरण, ठीक है, इसका हम तोड़ दे सकते हैं, ठीक है, इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पदार्थों का उपयोग किया जाता है, यह प्रत्येक पोषीय स्तर पर जीवों एवं पादपों के शरीर में संचित हो जाते हैं, ठीक है, जिससे जैविक आवर्धन कहते हैं। भिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन भिन्न भिन्न होता है। स्तरों के ऊपर की तरफ बढ़ने पर आवर्धन बढ़ता जाता है, ठीक है। चूँकि आहार श्रृंखला में, ठीक है, फूड चैन में अगर देखोगे तो हम लोग मनुष्य, ठीक है, सबसे टॉप में होता है, अतः हमारे शरीर में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, किसका, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का, ठीक है, जैव आवर्धन का। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं ग्रास है, ठीक है, घास है, ठीक है, ग्रास हो गया, इसको कौन खाता है, इंसेक्ट खाया, ठीक है, इसको इंसेक्ट खाया, ठीक है। अब इसी इंसेक्ट को, ठीक है, मान लेते हैं खाया कौन, वल्चर खा गया, ठीक है, गिद्ध, गिद्ध खा गया। अब इस गिद्ध को कौन खाता है, इंसान खाता है, ठीक है, समझो, ठीक है। यहाँ पर किसान क्या किया था, DDT का छिड़काव किया था इस घास में, ठीक है। अब ये जो DDT है, ठीक है, सड़ गल नहीं सकता है, डिकम्पोजेबल नहीं है, ठीक है, किसके बॉडी में चला गया, इंसेक्ट के बॉडी में चला गया, ठीक है। अब इंसेक्ट को कौन खाया था, वल्चर खाया था, तो वल्चर के बॉडी में चला गया, ठीक है। अब वल्चर को कौन खाएगा, इंसान खाएगा, तो जो आपका DDT था, ठीक है, कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, इंसान के बॉडी में चला गया, ठीक है। तो सबसे टॉप में जो रहेगा, ठीक है, पोषी स्तर, उसके बॉडी में सबसे ज़्यादा पहुँचेगा, ठीक है, उसको ज़्यादा हानि पहुँचाएगा, ठीक है। चूँकि ये DDT जो होता है सड़ता गलता नहीं है, पूरे शरीर को बर्बाद कर देगा, ख़राब कर देगा, ठीक है। इसे ही कहा जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हम लोग का साइंस का, ठीक है, विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम जो होने वाला है 27 मार्च को, ठीक है, विज्ञान का, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कंजूसी मत कीजिएगा प्लीज़ सब्सक्राइब करने में, ठीक है, जो कि आपको फ्री में करना है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।